Yes, my dear friends, how are you all? Friends, I hope you all are doing good. And friends, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस कर रहे हैं अपने सीए इंटर के ऑडिट के फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। और चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम क्या कुछ फिनिश कर चुके हैं, एक बार उसको फटाफट देख लेते हैं। तो बेसिकली पहले हमने इस चैप्टर के अंदर ऐसे 220 पढ़ा, जो था क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद लास्ट लेक्चर पे हमने इंडिपेंडेंस इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करी थी, और उसके अंदर हमने देखा कि इंडिपेंडेंस क्या होता है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्या होते हैं, व्हाट आर द सेफगार्ड्स टू ओवरकम दोज थ्रेट्स। तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी। अब इस चैप्टर के अंदर, अभी इस लेक्चर के अंदर हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर आगे बढ़ना है, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या बोलो, एथिक्स। और ये एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक, उसको डिस्कस करना है। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो लगभग 8 to 10 मार्क्स का है। लेकिन जैसे कि ये चैप्टर अभी नए से क्या बोलते हैं उसको, मोल्ड किया गया है, नए सिरे से प्रेजेंट किया हुआ है, तो हो सकता है इस चैप्टर का वेटेज कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को इसीलिए हम बड़े ही तसल्ली से पढ़ रहे हैं। अब इस चैप्टर के अंदर एज आई टोल्ड यू कि एथिक्स वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, और एक आता है आपका SA 210 और एक आता है SQC 1। तो ये 3 पार्ट बचे हुए हैं। आज के लेक्चर पे हमारा टारगेट होगा कि हम लोग ये एथिक्स वाले पार्ट को पूरा फिनिश करें। तो चलिए बात करते हैं एथिक्स की। तो व्हाट इज दिस एथिक? तो एथिक्स इज नथिंग बट द मोरल प्रिंसिपल्स which has to be followed by each and every professional। तो बेसिकली हम लोग सीए की बात करते हैं तो सीए के रिलेटेड ही हमारी चर्चा रिस्ट्रिक्टेड होगी, लेकिन हर एक प्रोफेशनल को इस एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है कि हर एक प्रोफेशनल का, एक पर्सन का बिहेवियर कैसे होना चाहिए while conducting any kind of activity। किसी भी पर्सन का, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, उसको अगर मान लो अपने एक्टिविटीज को रन करना है, अपने काम को निभाना है, तो व्हाट आर द मॉरल प्रिंसिपल जिसने उसको फॉलो करना है। अब देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे हुए थे इंडिपेंडेंस के अंदर भी कि ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, अनबायस नहीं होना चाहिए, या फिर आपने इंडिपेंडेंट रहना है, माइंड से रहना है, अपीयरेंस पे रहना है। बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कैसे रहना है वो सारी बातें बताई है, उसके पावर्स क्या, उसके ड्यूटीज क्या है, वगैरह वगैरह सारी बातें हमने पढ़ी। स्टैंडर्ड्स के अंदर भी बहुत सारी बातें बताई हुई थी। लेकिन ऐसे कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फॉलो करना है while discharging his professional duties, उसको बोलते हैं एथिक्स। तो एथिक्स आर दी मॉरल प्रिंसिपल, जो एक गाइडलाइंस की तरह काम करेगी कि आपको यह नहीं बताया जाएगा कि भैया पर्टिकुलरली आपने यही करना है। आपको बताया जाएगा कि भैया देखो, अगर मान लो आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है, तो उसके पहले आपको यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने ऑडिट को सही ढंग से निभाया है, कि आप उस ऑडिट करने के टाइम पे ऑनेस्ट हो, आपने प्रोफेशनल बिहेवियर को फॉलो किया हुआ है, आपने ड्यू डिलिजेंसली काम किया हुआ है, आपने कभी भी अपने ऑडिट के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक नहीं किया है, आपने अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी और को शेयर नहीं किया हुआ है। ये कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स है जिसको आपने फॉलो करना है व्हाइल डिस्चार्जिंग योर ड्यूटीज बिफोर इशूइंग एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट। तो इसी को कहते हैं एथिक्स, कि जो मॉरल प्रिंसिपल्स है जिसको एक ऑडिटर ने फॉलो करना है। पर्टिकुलरली आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको बताया जा रहा है, आपको एक गाइडलाइन दी जा रही है कि ये बातें आपने जरूर चेक करना है कि हम इसको कंप्लाई कर रहे नहीं कर रहे। इसको एक बार कंप्लाई कर दिया तो जाके आप क्या करिए, आप अपना रिपोर्ट इशू करिए, या इसको फॉलो करते समय, या इसको फॉलो करने के बाद ही, या इसको आपने अपने काम को करने के टाइम पे फॉलो करना है। तो इसको बोलते हैं एथिक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एथिक्स, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ethics is generally are the moral principles which governs the individual person's behavior while conducting an activity. It is a branch of the knowledge that deals with the moral responsibility। मतलब ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो कि बुक में लिखी हुई है कि आपने ये करना है, वो नहीं करना है। This is the moral principles which is guiding any person's activity। It has to be inculcated in the habit and temperament
ऑफ एंड टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब क्या, आपको इसको क्या करना होगा, अपने हैबिट में ही डालना होगा. इट शुड बी इनकलकेटेड, इट शुड बी इंक्लूडेड, इनवाइब इनटू पर्टिकुलर पर्सन्स हैबिट. इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड टू एक्ट एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द मॉरल प्रिंसिपल्स. तो नथिंग बट, मैंने आपसे कहा था कि एथिक्स का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल. देखिए 3 जगह पे आपको ये मॉरल प्रिंसिपल वर्ड आया हुआ है. ओके, मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल प्रिंसिपल. तो एथिक्स इज नथिंग बट व्हाट, द मॉरल प्रिंसिपल व्हिच हैज टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल व्हाइल डिस्चार्जिंग इट ड्यूटीज, व्हाइल फंक्शनिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, व्हाइल बिहेविंग इन द सोसाइटी. तो इसी मॉरल प्रिंसिपल्स को जब मैं सीएस के ऊपर अप्लाई करता हूं तो वो बन जाते हैं अपने प्रोफेशनल एथिक्स. तो इस प्रोफेशनल एथिक्स की गरज क्या है? देखिए पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे, आपको प्रोफेशनल एथिक्स का रिक्वायरमेंट या नीड समझ आ जाएगा. तो व्हाट इज द नीड ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स? द पर्पस ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट इज टू एनहांस द कॉन्फिडेंस. सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए आज आप जब काम कर रहे हो, आप मान लो एक ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दे रहे हो, तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दे रहे हो इंटेंडेड यूजर को, तो इंटेंडेड यूजर उस ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा रख करके अपने बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हैं. ये हमने बहुत बारी चर्चा करी हुई है. तो बताएंगे आज वो जो पर्सन जो आपके साइन को यूज करके, आपके साइन को देख करके कुछ मन बना रहा है, कुछ डिसीजंस ले रहा है, तो क्या उसको इस बात पे कॉन्फिडेंस ज्यादा आना चाहिए कि जिस पर्सन के साइन पे, जिस पर्सन के काम पे भरोसा रख करके मैं आज जो भी काम कर रहा हूं, उस पर्सन ने अपना काम बखूबी निभाया है, कभी भी उसने अपने प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अंदर, अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज के अंदर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, चाहे वो लॉज एंड रेगुलेशंस का हो या चाहे उसकी इंडिविजुअलिटी हो, उसने सारी बातों को फॉलो किया हुआ है. तो प्रोफेशनल एथिक्स की गरज क्या है? द पर्पस ऑफ दिस अश्योरेंस एंगेजमेंट इज टू एनहांस द कॉन्फिडेंस. जब भी हम लोग कोई साइन करते हैं, हम यूजर के उस अश्योरेंस एंगेजमेंट के, उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर के कॉन्फिडेंस को एनहांस करने की बात करते हैं. तो पर्सन नीड्स टू ट्रस्ट द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ सर्विसेज. पॉइंट नंबर 8 देखिए, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इन ईदर प्रैक्टिस और इज इन सर्विस हैज टू अबाइड बाय दिस एथिकल रिक्वायरमेंट. मैंने क्या कहा कि जब भी कोई पर्सन काम कर रहा है, जब भी कोई सीए काम कर रहा है, उसके अश्योरेंस एंगेजमेंट पे कोई पर्सन अगर ट्रस्ट कर रहा है तो उसको उसके ऊपर का कॉन्फिडेंस एनहांस होना चाहिए. अब ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है, क्या वो बस अश्योरेंस एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो. ये एक सीए इन सर्विसेज के ऊपर भी लागू है. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि चाहे आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप कहीं एम्प्लॉयमेंट में हो, आप सर्विसेज के अंदर काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर ये एथिकल रिक्वायरमेंट जो है, एथिकल बिहेवियर को फॉलो करना कंपलसरी है. बस सीओपी होल्ड करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को ही ये फॉलो करना है? द आंसर इज नो. सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, चाहे वो प्रोफेशनल में हो, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो सर्विस कर रहे हो, उनसे उसको क्या करना होगा? फॉलो करना होगा. और पॉइंट नंबर 13 बोला हुआ है कि अगर मान लो आप इस बात से डेविएशन करते हो, मीन्स व्हाट, कि अगर आप अपने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से फॉलो नहीं करते हो, कहीं डेविएशन आ जाता है, तो आपके ऊपर ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म जो है वो अट्रैक्ट कर जाएगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अगेंस्ट जो है इस बात का डिसिप्लिनरी एक्शन आ जाएगा एंड दैट मे रिजल्ट इनटू योर फाइन्स. आपका मेंबरशिप सस्पेंशन हो सकता है, मेंबरशिप रिमूव हो सकता है, या फिर कोई और डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट आ सकता है. वैसे 13 पॉइंट बोले हुए टू डिस्कस द नीड फॉर द एथिक्स, लेकिन इन सारी बातों को फास्ट ट्रैक बैच में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है. तो मैंने मेन बातें आपको बताई है. मेन बातें क्या बताई कि भैया क्यों जरूरी है प्रोफेशनल एथिक्स, पर्पस क्या है किसी भी ऑडिट का, किसी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट का पर्पस क्या है कि यूजर को उसके ऊपर ट्रस्ट बने, उसका कॉन्फिडेंस एनहांस हो. तो इसलिए आपने एथिकली बिहेवियर करना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से आपके ऊपर भरोसा रखे. नंबर 2, अगर मान लेते हैं आप एक सीए इन प्रैक्टिस हो या सीए इन सर्विस हो, क्या आपको भी ये प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने हैं? द आंसर इज यस. और अगर मान लो आप इस एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हो तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है. दैट मे रिजल्ट इनटू यू विल बी एंड अप पेइंग फाइन्स, यूर membership will be suspended for some time of period, your membership can be removed. अगर मान लो वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको,
आपने अगर बहुत ही सीरियस किस्म का एथिक्स को नॉन कंप्लाई किया हुआ है तो, और साथ साथ अदर डिसिप्लिनरी एक्शंस आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। तो ये होता है आपका नीड फॉर दी प्रोफेशनल एथिक्स। तो एथिक्स के अंदर हमने क्या समझा, पहले समझा मीनिंग और फिर समझा कि व्हाट इज द नीड फॉर दी प्रोफेशनल एथिक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एथिक्स? एथिक्स का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल्स विच इज गाइडिंग एनी पर्सन्स बिहेवियर। उसी को हम लोग सीए के अंदर लेके आ गए तो उसको हम मानेंगे प्रोफेशनल एथिक्स। एंड व्हाट इज द नीड? नीड क्यों है? बिकॉज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अश्योरेंस एंगेजमेंट करते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस एनहांस करने की बात करते हैं, तो वहां पे हमको प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने होंगे, अदरवाइज यूजर का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। दूसरा, चाहे आप सीए इन प्रैक्टिस कर रहे हो या आप सीए इन सर्विस कर रहे हो, आप दोनों को क्या करना होगा? प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना होगा। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। यह रहा आपका मीनिंग ऑफ एथिक्स एंड दूसरा नीड फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। उसके पहले एक चीज पे चर्चा करेंगे कि प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं या एथिक्स जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और दूसरा होता है रूल बेस्ड अप्रोच। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में आप इसके ऊपर एक सवाल देख पाओगे। ओके, यस। Briefly outline how the principle based approach differs from the rule based approach to ethics। तो ये theoretical question है। मेरे को लगता है कि ये सवाल अभी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है तो ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, साथ साथ एमसीक्यू में वगैरह भी सवाल बनाए जा सकते हैं। पहले करेक्ट इनकरेक्ट था तो इसके अंदर सवाल बन सकते थे, लेकिन अभी एमसीक्यू थ्योरेटिकल दो ही पार्ट बचे हुए। तो थ्योरेटिकल के अंदर तो सवाल आपको देखने को मिल रहा है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, सेम सवाल इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन में भी रिपीट हो सकता है, लेकिन साथ साथ एमसीक्यू में भी सवाल बन सकते हैं। तो उस एंगल से इसको समझेंगे। पहले एक आउटलाइन देता हूं कि ये प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या होता है और एक रूल बेस्ड अप्रोच क्या होता है। तो सुनिएगा, शांति से सुनिएगा। What is प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है कि आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो एज अ प्रिंसिपल फॉर और एज अ गाइडलाइन फॉर वंस ओन बिहेवियर। और दूसरा होता है रूल बेस्ड। रूल बेस्ड मतलब कि वहां पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिसको आपको टिक करके जाना है, मतलब कि उसको आपको कंप्लाई करते जाना है। तो आप क्या बन जाओगे? आप रूल बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने अगर कोई नया असाइनमेंट लिया है, उसका पिछला असाइनमेंट किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया है, तो आपको उस पर्सन का यानी कि पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक एनओसी लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट लेना है, मैंने अगर मान लो एक ऑडिट नया लिया हुआ है, उसका ऑडिट पिछले साल किसी और ऑडिटर ने किया है, तो ये रूल कहता है, ये एथिक्स कहता है कि आपने क्या करना है, आपने उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी ऑब्टेन करना है कि उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं अगर इस साल मैं ऑडिट करूं, तो एनओसी लेना कंपलसरी है। ये हो गया रूल बेस। अगर मान लो आपके पास एनओसी है तभी आप ऑडिट कंटिन्यू कर सकते हो, तभी आप ऑडिट कंडक्ट कर सकते हो, हाँ कि ना? अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आप वो ऑडिट नहीं कर सकते। फर्ज करते हैं कि मैंने उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको एनओसी के लिए लेटर भेज दिया कि भैया मैं इसका ऑडिटर हूं, मैं को अपॉइंट किया हुआ है, प्लीज आप अपना एनओसी दीजिएगा सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद द ऑडिट। अब वो पर्सन मेरे को एनओसी दे ही नहीं रहा है बाय वॉट एवर रीजन, तो क्या मैं उस ऑडिट असाइनमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता? मैं एक रीजनेबल टाइम तक वेट कर रहा हूं, मैंने उसको बहुत सारे मेल्स भी भेजे कि भैया प्लीज मुझको बताएं कि मैं काम करूं नहीं करूं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैंने 15 दिन वेट करा, मैंने 1 महीना वेट करा, लेकिन मेरे को सामने से कोई जवाब नहीं आया, तो क्या मैं ऑडिट कंटिन्यू ना करूं? देखो रूल बेस क्या कहता है कि आपने जो है, आपने जब तक एनओसी नहीं आएगा तब तक ऑडिट करने का नहीं। अब मेरे पास एनओसी आया नहीं, मैंने अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन क्या मैं अभी ऑडिट कंडक्ट कर सकता हूं? द आंसर इज श्योरली यस। मैं रीजनेबल टाइम तक वेट करूंगा, अगर वहां तक मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आई विल गो विद द ऑडिट। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच क्या कहता है? जब तक आपको एनओसी नहीं आएगा तब तक आप क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच कहता है आपने अप्लाई किया है, वहां से डिले हो रहा है फॉर ऑब्टेनिंग द एनओसी, तो आप एक काम करिए, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये होता है डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और एक होता है क्या बोलो, रूल बेस्ड अप्रोच। एक दूसरा एग्जांपल, एकदम आम क्या बोलते हैं उसको, जिंदगी का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अगर मान लो किसी पर्सन को पेंशन लेनी है, पेंशन समझ रहे हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर किसी एक जगह पे एम्प्लॉय था, उसको अगर पेंशन लेना है, गवर्नमेंट से पेंशन लेना है,
तो उसको क्या करना होता है कि कुछ समय के अंदर, इंटरवल्स के अंदर अपना एक सर्टिफिकेट जो है वो जमा करना होता है कि मैं जिंदा हूं, जिसको मराठी में लोग कहते हैं हयातीचा दाखला, मतलब आप लिविंग हो, उसका एक सर्टिफिकेट जो है उस वहां पे जमा करना होता है। अब मान लो कोई पर्सन है मिस्टर ए जो रिटायर हो चुके हैं, 1 साल के बाद उनको वापस से वो सर्टिफिकेट जमा करना है लाइवलीनेस का, कि मैं जिंदा हूं, ऐसा एक सर्टिफिकेट जमा करना है। वो पर्सन उस ऑफिस में चला गया, बोला कि मेरे पेंशन चाहिए, पेंशन नहीं मिल रही है बिकॉज वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो बताएंगे मुझको, वो पर्सन सामने है, उसके पास उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो खुद जिंदा उनके सामने है। अब किसी पर्सन का आइडेंटिटी या किसी पर्सन का क्रॉस वेरिफिकेशन कैसा होता है कि पर्सन है, उसके पास उसका आधार कार्ड है, उसके पास उसका पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट नंबर है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, सब कुछ है। अब आई कैन आइडेंटिफाई ना कि ये पर्सन है, ये पर्सन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, और ये पर्सन जिंदा भी है। तो आई कैन जज कि भैया ये पर्सन है, जिंदा है, इसको मैंने पेंशन देना है कि नहीं देना है। द आंसर इज यस। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल कहता है वो जो पर्सन वहां पे बैठा हुआ है, ऑफिशियल, गवर्नमेंट का ऑफिशियल क्या बोलता है कि आपके पास वो जिंदा होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब तक आपके पास वो जिंदा होने का सर्टिफिकेट नहीं है तब तक हम आपको पेंशन नहीं दे सकते। भाई उसके पास रूल है कि ये रूल में टिक नहीं हुआ तब तक मैं तुमको पेंशन नहीं दे सकता। तो ही इज फॉलोइंग द रूल बेस्ड अप्रोच। उसको पता है कि प्रिंसिपली ये सही नहीं है, मॉरली ये सही नहीं है, बिकॉज सामने वाला बंदा जिंदा है, उसको तो पेंशन मिलना चाहिए, वो जिंदा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में जिंदा नहीं है बिकॉज उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। तो जब तक उसके पास 1 2 3 4 5 6 वो जो डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं, वो रूल्स के हिसाब से वो सारे टिक नहीं होते हैं, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, पेंशन नहीं दे सकता। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और दूसरा होता है रूल बेस्ड अप्रोच। तो एज यू कैन सी कि रूल बेस्ड अप्रोच जो होता है वो थोड़ा सा नैरोवर होता है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉडर होता है। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए पढ़ेंगे प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या होता है, रूल बेस्ड अप्रोच क्या होता है। आई गेस दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर है। देखिए यहाँ पे एथिकल गाइडेंस में फॉलो द प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच या फिर रूल बेस्ड अप्रोच। The essence of the principle based approach to the ethics is that it requires the compliance with the spirit of the ethics। तो अगर मैं बात करूंगा प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच की तो वो स्पिरिट ऑफ द एथिक्स को फॉलो करता है। It requires the accountant to exercise the professional judgment in every situation अपॉन देयर प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज। मतलब अपना जो भी एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल नॉलेज है, जितना भी एक्सपर्टीज है, उसका यूज करके वो जजमेंट लेता है कि ये सही है या गलत है, ये करना चाहिए या करना नहीं चाहिए। इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट should use the professional judgment to evaluate every situation to arrive at the conclusion. However, the rule-based approach to the ethics is strictly follows clearly established rules। तो जो रूल्स बोले हुए उनको फॉलो करने का है, वहां पे अपना जजमेंट वगैरह लगाने का नहीं। 1 + 1 = 2, 2 होता है, बात खत्म। 2 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है तो आप छोड़ दो। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, तो बात कर रहा था किसकी, रूल बेस्ड अप्रोच की। तो रूल बेस्ड अप्रोच क्या करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है जो भी एस्टैब्लिश रूल्स है। आपको बोला कि 1 2 3 4, जैसे मैंने एनओसी की बात करी थी, एनओसी है तभी ऑडिट करेंगे, इसको बोलते हैं क्या, रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या कहता है कि एनओसी अप्लाई किया हुआ है, वहां से डिले हो रहा है तो मेरी कोई गलती नहीं है, आई कैन कंटिन्यू विद द ऑडिट। वो जो पेंशन की बात करी थी कि भैया ठीक है क्या, वो सर्टिफिकेट है क्या, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो पेंशन नहीं मिलेगा, रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या कहता है कि सामने पर्सन जिंदा है, उसका आइडेंटिटी मैंने वेरीफाई करा हुआ है, दे दो पेंशन उसको बोलते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, जो आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपर्टीज, नॉलेज, स्किल्स पे भरोसा रखता है, उसका यूज करता है। इट मे लीड टू द नैरोअर आउटलुक। कौन सा, रूल बेस्ड अप्रोच जो होता है वो नैरोअर आउटलुक होता है। एंड द स्पिरिट ऑफ एथिक्स मे बी ओवरलुक। जहां पे प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो है वो स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करता है, वहां पे रूल बेस्ड अप्रोच स्पिरिट ऑफ एथिक्स को थोड़ा थोड़ा ओवरलुक करता है, बिकॉज वो स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करता है। फर्दर द रूल बेस्ड अप्रोच इज समवॉट अ रिजिड। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रूल बेस्ड अप्रोच को क्रिटिसाइज करा हुआ है कि ये रिजिड है, एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डील विद एवरी प्रैक्टिकल सिचुएशंस रिलाइंग अपॉन द रूल्स। मतलब कि हर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पे रूल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एंड देयरफॉर इट नेसेसरी टू फॉलो द स्पिरिट ऑफ द कोड दैट इज फॉलोड। मतलब आपको क्या बोला हुआ है कि कई बार आपको प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना है, ना कि रूल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना है। बात समझ में? तो इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड द रूल बेस्ड अप्रोच। सही बात है। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी नोटिंग कर लेते हैं। नोटिंग मतलब कि क्या कुछ बातें आपने याद रखनी, अगर एग्जाम में सवाल बना तो उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब तक हमने क्या क्या देखा बच्चों? तो बेसिकली हमने ये देखा
इस एथिक्स के अंदर पहली बात पढ़ी, दैट इज द मीनिंग। तो मीनिंग के अंदर एक वर्ड आ रहा था, दैट इज कि दीज आर द मॉरल प्रिंसिपल्स। तो एथिक्स इज द मॉरल प्रिंसिपल्स। नंबर 2 हमने इसके अंदर ये देखा कि व्हाट इज द नीड फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स, बिकॉज चलिए कुछ टेक्निकल इशू आया था, एक बार वापस से मैं रिवाइज करता हूं कि व्हाट वी हैव सीन। तो हमने यहां पे देखा कि एथिक्स के अंदर पहला बात हमने जो पढ़ा था वो था मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एथिक? एथिक्स का मतलब होता है कि मॉरल प्रिंसिपल्स जो किसी भी पर्सन के एक्टिविटी को गाइड करता है। ये कोई रूल नहीं है कि भैया यही करना है, ये करने के बाद ये करने का, वो करने के बाद वो करने का, ऐसा नहीं। मॉरल प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइन फैक्टर जो है वो आपके सामने रहेगा। नंबर 2 नीड फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। व्हाट इज द नीड फॉर द प्रोफेशनल एथिक? कि भैया अगर मान लो आप कोई भी अश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहे हो तो उसका अल्टीमेट एम ये है कि आपके उस यूजर का, जो भी उस पर्सन को, जो भी उस रिपोर्ट को यूज कर रहा है, उस यूजर का कॉन्फिडेंस आपने क्या करना है, एनहांस करना है। चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, आपको एथिक्स फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि ओनली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को एथिक्स फॉलो करना है, नहीं। सर्विस के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है उनको भी एथिक्स को फॉलो करना होगा। और अगर आप उसको नॉन कंप्लाई करोगे तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। अब मैंने कहा जब भी कोई मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है किसी भी इंडिविजुअल के, तो उसको हम लोग एथिक्स का नाम देते हैं। वही मॉरल प्रिंसिपल जब मैं प्रोफेशन के अंदर लेके आता हूं तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। और इस प्रोफेशनल एथिक्स के 2 अप्रोच है, एक है रूल बेस्ड अप्रोच और दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। एज आई टोल्ड यू कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इसके ऊपर सवाल है, रूल बेस्ड अप्रोच एंड क्या बोलो, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। व्हाट इज रूल बेस्ड अप्रोच? कि जहां पे आपको बोला गया है कि आप रूल्स को फॉलो करिएगा, 1 2 3 4 रूल्स है, रूल्स को फॉलो करिएगा, फिर ही आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे हम लोग मानेंगे। तो थोड़ा सा ये क्या बन जाता है, नैरोर बन जाता है। जहां पे प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो है वो ब्रॉडर सेंस में काम करता है, ये एस्टैब्लिश रूल्स को फॉलो करता है और ये स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करता है। और कई बार रूल्स जो है वो रिजिड फॉर्म में होते हैं, आपको डेविएशन अलाउ नहीं करते, जो भी बात बोली हुई है उसको आपको फॉलो करना है। तो कई बार रिजिड है, तो इट इज एडवाइजेबल फॉर एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट कि जहां पे गरज है वहां पे प्रिंसिपल बेस को फॉलो करना है। बिकॉज रियलिटी में प्रैक्टिकली आप रूल बेस्ड अप्रोच को उतना तरीके से, उतने बेहतरीन तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते, आपका काम कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो प्रोफेशनल जजमेंट के एंगल से, ओके, प्रोफेशनल जजमेंट के एंगल से आप जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट हमने जो है इस टॉपिक के अंदर अब तक पढ़े हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। क्या बोला है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स। तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बोले हुए प्रोफेशनल एथिक्स के, जिसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फॉलो करना है, चाहे वो प्रैक्टिसिंग के अंदर हो, चाहे वो जॉब के अंदर हो। तो पहला है आपका इंटीग्रिटी। क्या नाम दिया है? इंटीग्रिटी। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर, चौथा है कॉन्फिडेंशियलिटी और पांचवा है प्रोफेशनल बिहेवियर। अब आपको इसके ऊपर सवाल किस प्रकार के बन सकते हैं? तो बेसिकली आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके ऊपर, या फिर आपको उसके ऊपर रिटेल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज रिटेल क्वेश्चन? रिटेल क्वेश्चन मतलब कि आपको इंटीग्रिटी उठा लेंगे, इंटीग्रिटी के ऊपर कोई सवाल बना लेंगे, ऑब्जेक्टिविटी पे कोई सवाल बना देंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी पे कोई सवाल बना देंगे, या किसी भी एक लाइन को उठा करके एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, या फिर इसके ऊपर MCQ सवाल भी आ सकते हैं। तो तीनों के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। मैंने बताया था 8 to 10 मार्क्स का आपका ये वेटेज है, लेकिन बढ़ गया तो आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज ऑन इट, बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट है। आपने बस उसको रीड नहीं करना है, आपने उसको रियल लाइफ में फॉलो भी करना है। तो रियलिटी के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हो सकती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको फॉलो करना है, नॉट इन जस्ट एग्जामिनेशन बट इन द रियल लाइफ ऑल्सो। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस लेकर के थोड़ा इस टॉपिक का वेटेज जो है वो आगे पीछे कर सकती है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि भैया ज्यादा आगे इसके ऊपर, तो एक्सपेक्ट करके चलो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को मिल जाए। तो देखिए, तो पहला प्रोफेशनल एथिक्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिगार्डिंग द प्रोफेशनल एथिक्स, वो है आपका इंटीग्रिटी। तो जब भी मैं इंटीग्रिटी की बात करता हूं तो इंटीग्रिटी में 2 वर्ड आपने हमेशा याद रखने हैं, एक है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड ऑनेस्टी। What is this straightforwardness and honesty? देखिए, आपने
जब प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करना है तो आपके पास जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी गाइडेंस नोट है, उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, आप ऑडिट कर सकते हो, और उसका जो रिजल्ट आएगा ना, उसको आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों के सामने रखना है। चाहे आप ट्रू एंड फेयर व्यू कह रहे हो, चाहे आप नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू कह, चाहे आप डिस्क्लेमर बोल रहे हो, जो भी आपका ओपिनियन है वो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लोगों के सामने रखना है। अपने काम करने के टाइम पे हमेशा अपने ऑनेस्टी फॉलो करनी है। आपने ऐसी चीजों पे भरोसा नहीं रखना है जहां पे आपको थोड़ा सा गलती लग रहा है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ऐसी इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करना है जो कि फॉल्स है या जो क्या है बोलो मिसलीडिंग है। इसको बोलते हैं ऑनेस्टली काम करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, ऑनेस्ट रहना है। काम करते समय आपने फेयर डीलिंग को फॉलो करना है और ट्रूथफुल रहना है। कभी भी अपने ओपिनियन को किसी और के ओपिनियन से सबऑर्डिनेट नहीं करना है। जो भी आपका काम है वो सही ढंग से ऑनेस्टली करने का, कभी भी बायस नहीं होना है और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। देखो, अगर आपको एग्जामिनेशन में सवाल बनाते हैं तो आपने इंटीग्रिटी के ऊपर ये 2 वर्ड अगर नहीं लिखे तो आपको नंबर मिलने वाले नहीं है। तो इंटीग्रिटी के साथ साथ ये 2 वर्ड हमेशा चिपका के रखना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड ऑनेस्टी। क्या बोलो? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड ऑनेस्टी। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने इंटीग्रिटी को फॉलो करना है, मतलब उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, साथ साथ ऑनेस्टली काम करना है। मतलब क्या? किसी भी फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट पे बिलीव नहीं करना है। हमेशा अपने काम को फेयर डीलिंग से करना है और ट्रूथफुलनेस से करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ट्रूथफुलनेस, ये वन एंड द सेम बातें होती है। तो 2 वर्ड हमेशा याद रखना। बाकी पॉइंट आप बस याद करके जा सकते हो, उसको अगर याद है तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये 2 वर्ड तो आपके आंसर में आने ही चाहिए। इसको बोलते इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, इंटीग्रिटी टुवर्ड्स योर लॉज एंड रेगुलेशन, इंटीग्रिटी टुवर्ड्स योर स्टैंडर्ड्स। बिकॉज हम अपने ऐसे 700 रिपोर्ट में क्या लिखते हैं? दैट वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंस स्टेटमेंट बाय कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय द आईसीए। तो आईसीए ने जो भी स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, गाइडलाइंस इशू किए हुए, उसको फॉलो करते हुए ही आपने अपना काम किया है। अब अपने प्रोफेशन के प्रति क्या हो? इंटीग्रेटेड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल हो। आप किसी भी मिसस्टेटमेंट पे या फॉल्स इंफॉर्मेशन पे, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करते हो। अगर आपको कोई गलती नजर आ रही है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लोगों के सामने रख रहे हो। इसको बोलते इंटीग्रिटी से काम करना। आई होप इंटीग्रिटी आपको क्लियर है। नेक्स्ट वन आएगा आपका ऑब्जेक्टिविटी। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कभी भी अपने प्रोफेशनल जजमेंट को आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये वर्ड आपने याद रखना है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? यू आर ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। कभी भी आप क्या नहीं हो? बायस नहीं हो, अनबायस हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जैसे हमने देखा हुआ था कि किसी भी सीए ने किसी भी कंपनी के अंदर जिसका वो ऑडिट कर रहा है, 1 रुपए का भी शेयर होल्डिंग नहीं रखना चाहिए, रिलेटिव्स ने होल्ड नहीं करना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि सीए एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट जो है, वो आपको अलाउ करता है कि रिलेटिव 1 लाख रुपए तक होल्ड कर सकते हैं, या आप लोन वगैरह ले सकते हो, दे सकते हो 5 लाख रुपए तक। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि आपने ना 1 रुपए का शेयर खुद से होल्ड करना चाहिए, ना अपने रिलेटिव्स ने होल्ड करना चाहिए, ना आपने 1 रुपए का लोन लेना चाहिए, बिकॉज उससे इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं खतरे में है। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपके रिलेटिव सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन में है, आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर के कुछ लोग सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन में है, क्लोज रिलेटिव है, तो भैया इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं खतरे में। आप ऑब्जेक्टिव काम नहीं कर सकते, आप सब्जेक्टिव बन जाओगे। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि यू हैव टू बी अनबायस्ड, यू शुड नॉट बी बायस्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? कि भैया मेरा उस क्लाइंट के फीस के ऊपर अनड्यू क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंसी है, मेरे को थ्रेट किया जा रहा है। वो था ना आपके थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, कि दैट इज इंटिमिडेशन थ्रेट, कि आपको ऑडिट अगले साल नहीं मिलेगा, इस बात पे आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस है। सीनियर मैनेजमेंट का अनड्यू इन्फ्लुएंस है, पैसों का अनड्यू जो भी सीनियर लोग हैं उस ऑडिट फर्म के अंदर या फिर क्लाइंट के अंदर, उसके इन्फ्लुएंस पे आप अपना ओपिनियन बदल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। टू बी ऑब्जेक्टिव, कि प्रोफेशनल जजमेंट आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द बायस,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये 3 वर्ड जो है आपने याद रखना है कि प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है ड्यू टू बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अनड्यू इन्फ्लुएंस। पॉइंट नंबर बी देखिए, इट रिक्वायर्स दैट प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट अंडरटेक professional activity if the circumstance or relationship unduly influence the accountant's professional judgment regarding that activity। मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो अब अपना काम ही एक्सेप्ट ना करिए, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। जब मैं बात करता हूं इंटीग्रिटी की, तो इंटीग्रिटी के अंदर 2 वर्ड याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड ऑनेस्टी। एंड जब भी मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिविटी की, तो उसके अंदर 2 वर्ड याद रखना है कि प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए ड्यू टू बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर हो रहा है तो आप वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही ना करिएगा। नेक्स्ट वन आता है आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। इसके अंदर 2 वर्ड आते हैं, एक आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और दूसरा आता है ड्यू केयर। व्हाट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो, आप क्या हो, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन आर यू कॉम्पिटेंट इनफ to conduct the audit of a particular audit engagement? Wait a second. Yes, तो मैं क्या बात कर रहा था कि आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो, लेकिन क्या आप उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो? अब कॉम्पिटेंसी बहुत सारी जगह से आ सकती है। एक तो आपका नॉलेज, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं क्वालिफाइड हूं फॉर गेटिंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, बट डू आई हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज? अभी मैं नया नया सीए बना, 2-3 साल हो गए मेरे को, आई एम क्वालिफाइड, आई कैन बी इजिली गेट अपॉइंटेड, बट मेरे पास उतना प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। मान लो मैं एनबीएफसी को ऑडिटर करके अपॉइंट किया हूं, मैंने जिंदगी में कभी ना मेरे आर्टिकलशिप में ना पोस्ट क्वालिफिकेशन मैंने कभी एनबीएफसी को ऑडिट किया है, तो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। पहले मुझको वो प्रोफेशनल नॉलेज गेन करना होगा। ऐसे नहीं कि मैं गेन नहीं कर सकता, मैं गेन कर सकता हूं, लेकिन पहले गेन करो एंड देन अपना काम करो। मैंने बताया था ना, एथिक्स का मतलब क्या होता है कि यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए आपका रिपोर्ट देख करके। अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं इसका ऑडिट कर सकता हूं नहीं कर सकता, तो हाउ कैन यू गिव द कॉन्फिडेंस टू अनदर? सिंपल सी बात है ना। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि यू शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ, you should be eligible to enough to complete that engagement with the quality service, with the quality of work। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आता है प्रोफेशनल नॉलेज से। चलो मान लो मेरे पास नॉलेज है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन मेरे पास उतना एंगेजमेंट टीम नहीं है। एंगेजमेंट टीम है लेकिन वो भी क्वालिफाइड नहीं है, वो भी उतना कॉम्पिटेंट नहीं है। मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, जो मेरे साथ मिलके काम करने वाले, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। मेरे फर्म के बाकी लोग उतने कॉम्पिटेंट नहीं है टू कंडक्ट दैट ऑडिट विद द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो मेरे साथ साथ मेरा पूरा एंगेजमेंट टीम भी क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। मेरे पास उतने लोग होने चाहिए, वो लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए, तब जाकर के वो अपना काम ठीक से नहीं निभाएंगे। इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। तो हमेशा प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अगर एथिकली काम करना है तो ये चेक करो कि क्या मैं उस काम करने के लिए प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं या प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं हूं। और ये आता कैसे है, आपके प्रोफेशनल नॉलेज, आपके स्किल सेट से आता है। हाँ, ये स्किल सेट आप एक्वायर करोगे। आप सीपीआर होता है ना, कंटिन्यूअल प्रोफेशनल एजुकेशन होता है इंस्टीट्यूट का, हर एक साल में आपको लगभग 20 आवर्स का अटेंड करना होता है, सेमिनार्स या लेक्चर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे मान लो मैं एनबीएफसी कर रहा हूं, तो एनबीएफसी का लेक्चर कहीं पे अपने सीनियर्स का चल रहा है, क्या इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाती है, तो आपने वहां पे जाके अटेंड करना है, उनका एक्सपीरियंस शेयर जो वो कर रहे हैं उसको नोट डाउन करना है, उसको स्टडी करना है, उसके अंदर उसको इंप्लीमेंट करना है। तो वो सीपीआर्स किसके लिए है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली ना, कि आप हमेशा कॉम्पिटेंट रहो, अप टू डेट रहो नॉलेज के साथ। टैक्स ऑडिट कर रहे हो आप, तो टैक्स ऑडिट के अंदर भी आपका अपडेशन आ रहा है, जीएसटी है, कंपनी लॉ है। तो whatever work that you are doing, you should be competent enough। आपको वो स्किल सेट एक्वायर करते रहना है, कंटिन्यूअसली प्रोफेशनली अपडेट रहना बहुत जरूरी है, तभी आप वो काम करोगे, तभी आप प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, ऐसा हम लोग मानेंगे। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी क्या होती है भाई और बहनों, कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर विच रिक्वायर द अकाउंटेंट टू अटेंड एंड मेंटेन, अटेंड करना है और मेंटेन करना है क्या, प्रोफेशनल नॉलेज एंड द स्किल which is required to ensure that
client or employing organization receives the competent professional service based on the current technical and professional standards, technical standards भी और professional standards भी. Okay, what is professional competency? It is that you should attain, मतलब क्या, आप पहले उसको attain करिए, उसको इन्वाइब करिए, उसको लर्न करिए, अटेंड करिए और साथ साथ क्या करिए, मेंटेन भी करिए. अब सीए बन गए, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उस नॉलेज को अपने मेंटेन भी करना है, अपडेटेड भी रखना है. तो अटेंड करो, मेंटेन करो. क्या? प्रोफेशनल नॉलेज and skill which is required at that level, which could be टेक्निकल, विच कुड बी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. मतलब टेक्निकल नॉलेज भी हो सकता है, प्रोफेशनल नॉलेज भी हो सकता है. तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि आपने अटेन करना है और मेंटेन करना है. दो वर्ड याद रखो, अटेन करना है और मेंटेन करना है, अटेन करना है और मेंटेन करना है. क्या? प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल विच इज रिक्वायर्ड एट दैट लेवल. इट कुड बी टेक्निकल स्टैंडर्ड, इट कुड बी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. इसको बोलते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी. एंड व्हाट इज ड्यू केयर? ड्यू केयर मतलब कि डिलीजेंसली काम करना है, which includes the responsibility to act carefully, thoroughly and on the टाइमली बेस इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द असाइनमेंट. मतलब आपने, चलो ठीक है, आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आप केयरफुली काम नहीं करते हो, आप स्केप्टिसाइज नहीं हो, आप थरोली सारी बातों को अप्लाई नहीं करते हो, टाइमली बेसिस पे काम कंप्लीट नहीं करते हो. मान लो कंपनी का एजीएम वगैरह ड्यू है, आप ड्यू एजीएम अभी आ रही है, लेकिन फिर भी अब तक आपका ऑडिट रिपोर्ट रेडी नहीं है, नहीं चलेगा. इस साल का ऑडिट, अब 2 साल हो गए तब तक ऑडिट कर रहे हो, भाई कैसा चलेगा? आपने टाइमली बेस में भी अपना काम कंप्लीट करना है, आपने केयरफुली काम करना है, थरोली सारे नॉलेज को अप्लाई करके काम करना है. तो ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है, ड्यू केयर का मतलब होता है केयरफुली काम करना, थरोली काम करना एंड टाइमली बेस पे काम करना. तो 3 अपने प्रिंसिपल्स हो गए. पहला था इंटीग्रिटी, दूसरा था ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा था आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ड्यू केयर, जिसके अंदर 2 आते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर. एक काम करते हैं, पहले इसको लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो 3 आपके प्रिंसिपल्स आते हैं. तो चौथा सवाल जो आप इसके ऊपर देख सकते हो, चौथा पॉइंट, वो है आपका प्रिंसिपल्स, यू कैन सी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर पहला प्रिंसिपल आएगा आपका इंटीग्रिटी. एंड एज आई टोल्ड यू, इंटीग्रिटी के अंदर आपको 2 वर्ड याद रखने हैं. एक आएगा आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड दूसरा आएगा आपका ऑनेस्टली या ऑनेस्टी. ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं. अगर ये 2 वर्ड लिखोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे. नंबर 2 आएगा आपका ऑब्जेक्टिविटी. अब ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आपने क्या याद रखना है? ऑब्जेक्टिविटी के अंदर याद रखना है आपने, दैट इज यू शुड बी अनबायस्ड, या फिर आई कैन से स्पेसिफिकली कि आपका प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है. ओके, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रोफेशनल जजमेंट ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू बायसनेस या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, और तीसरी बात जो आएगी वो आएगी आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर. क्या आएगी आपकी? कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर. ये 2 अलग अलग बातें हैं. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि नाउ यू हैव टू एक्वायर द प्रोफेशनल नॉलेज and skill which is required at that level. It could be your technical standards, it could be your professional standards, technical standards or the professional standards. और due care का मतलब होता है कि you have to work carefully, you have to act carefully plus thoroughly and on a timely basis, on the
टाइमली बेसिस। तो ये होता है क्या बोला आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के 3 प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड दी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड दी ड्यू केयर। आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? एकदम मजेदार पॉइंट है ये कॉन्फिडेंशियलिटी का। इमेजिन करो मेरे बच्चों कि अगर मान लेते हैं आप किसी एक डॉक्टर के पास गए हो और आप अंदर चले गए डॉक्टर साहब के केबिन में और डॉक्टर साहब आपको चेक कर रहे हैं। अब चेक करते करते आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसका पूरा डिटेल जो है डॉक्टर बाहर बैठे हुए जो कि वेटिंग एरिया में जो पेशेंट्स है उन सबको स्क्रीन पे दिखा रहे हो कि देखो इसको ये हुआ है उसको वो हुआ है। ओके, विल यू बी वेरी आई कैन से कंफर्टेबल? नो। क्या आप ये चाहोगे कि आपका रिपोर्ट या आपकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और को शेयर करी जाए? द आंसर इज नो। इमेजिन करते हैं कि मान लो आप ऑडिट करते हो 2 कंपनीज का, एक है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और दूसरा है अदानी। हाँ, भले ही मुकेश भाई अदानी जी को अपने बेटे की शादी पे बुलाते हैं, लेकिन मुकेश भाई ये नहीं चाहेंगे कि हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन अदानी तक पहुंचे, या अदानी जी को ये नहीं लगेगा कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो अंबानी जी तक पहुंचे। भले ही उनके अंदर जो है वो फ्रेंडशिप है, ये है सब है, लेकिन बिजनेस की इंफॉर्मेशन कहीं शेयर हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो आप दोनों कंपनी को ऑडिट करते हो तो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपने कभी भी अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो आप इजीली शेयर कर सकते हो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक एनुअल रिपोर्ट है। ये एनुअल रिपोर्ट जो है वो तो उनके वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। तो अगर मान लो आप किसी सेमिनार में गए हो और आपको बोला गया कि लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कैसे करते हैं वो बताइए, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप सेमिनार दीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट थ्रो करिएगा। अब लोग जानते हैं कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑडिटर हो, आप अदानी के ऑडिटर हो, तो आप पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि भैया देखो ये एनुअल रिपोर्ट है, इसके अंदर ये है, उसके अंदर वही, इनका नेट प्रॉफिट है वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आप शेयर कर सकते हो। या फिर ऑडिट कैसे करते हैं उसके थोड़े से प्रिंसिपल्स आपने लोगों के साथ शेयर कर दिए ताकि प्रोफेशनली अपडेट रह जाए लोग। तो ये आप कर सकते हो, जो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकते हो। अदरवाइज जो भी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट आपने जो एक्वायर किया है रिलेटिंग टू दैट बिजनेस, आपने उसको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मान लेते हैं लॉज एंड रेगुलेशन आपको उस कंपनी की इंफॉर्मेशन मांगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज या अदानी के ऊपर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हो सकता है वो सेबी हो, या हो सकता है वो इनकम टैक्स हो, या हो सकता है वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो, किसी भी अथॉरिटी का कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसके अंदर आपको एज अ ऑडिटर आपसे कोई इंफॉर्मेशन अगर मांगी जा रही है, आपसे अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो क्या आप उस इंफॉर्मेशन को इन अथॉरिटी के साथ शेयर करोगे? द आंसर इज यस। तो अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशन आपको उस इंफॉर्मेशन को मांग रहा है तो आपको वो शेयर करनी पड़ेगी। और साथ साथ अगर क्लाइंट ने ही आपको वो इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना नहीं किया है तो फिर आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। तो बेसिकली कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिट करते समय आपने एक्वायर करी है रिलेटिंग टू योर क्लाइंट, आपने उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको आप शेयर कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर मान लो किसी लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर अगर आपको इंफॉर्मेशन मांगा है, इफ इट इज परमिटेड बाय लॉ, तो आप शेयर करो। साथ साथ अगर क्लाइंट ने ही आपको ऑथोराइज किया है तो आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। स्पेसिफिक क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? तो कॉन्फिडेंशियल रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट to respect the confidentiality of the information acquired as a result of professional and business relationship। आप जो भी इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हो उसके साथ शेयर नहीं करने का, चाहे आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो या उनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप में काम कर रहे हो, आपने कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? उनकी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। इवन इफ यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आपने उसकी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या कर सकते हो? डिस्क्लोज कर सकते हो, बिकॉज वो तो सबके साथ अवेलेबल होता है। हाँ, लेकिन अगर मान लो लॉ ने रिक्वायर किया हुआ है या फिर अगर मान लेते हैं आपके क्लाइंट ने ऑथोराइज किया है तो आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। 2 रीजन है यहाँ पे कि अगर मान लो
रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो आप शेयर करो, और दूसरा अगर क्लाइंट ने ऑथोराइज किया है तो आप इस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर पॉइंट नंबर सी जो है वो इंपॉर्टेंट है, उस पे स्पेसिफिक सवाल बनाया जा सकता है। एंड विद दिस वी कम टू द लास्ट प्रोफेशनल एथिक, जो है आपका प्रोफेशनल बिहेवियर। व्हाट इज दिस प्रोफेशनल बिहेवियर? कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो अपने प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आपके प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करे, जो आपके प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करे। हमेशा अपने रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो सीए एक्ट हो, ओके, चाहे वो आपका कंपनीज एक्ट हो, चाहे आपका सीए एक्ट हो, चाहे वो आपके स्टैंडर्ड्स हो, चाहे आपके गाइडलाइंस हो, तो ये सारी चीजों को आपने हमेशा क्या करना है, कंप्लाई करना है। अवॉइड करना है एनी कंडक्ट दैट अकाउंटेंट नोज और शुड नो दैट विच डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। मतलब ऐसे काम को हमें हमेशा क्या करना चाहिए, आपने हमेशा उस काम को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए जो आपके प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करे, जो आपके प्रोफेशन को के ऊपर लांछन हो या धब्बा बन जाए। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करने का। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली एंगेज इन एनी एम्प्लॉयमेंट। मतलब ना आप एम्प्लॉय बनिए, ना आप किसी भी ऑक्यूपेशन यानी कि ऑडिट वगैरह एक्टिविटी में एम्प्लॉय रहिए जो कि इंपेयर करेगा, मतलब बाधाएं डालेगा या फिर इंपेयर कर सकता है किसको, इंटीग्रिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को और आपके गुड रेपुटेशन को। मतलब इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऊपर के जितने भी प्रिंसिपल्स है उसको जो इंपेयर करेगा या जिसको इंपेयर करने वाला है उसमें कभी भी आपने एंगेज नहीं रहना चाहिए। इंडिपेंडेंस हो, एथिक्स हो, जो भी बात है उसको इंपेयर नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट कि हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसा कोई भी काम अवॉइड करना चाहिए जो उस प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट कर रहा हो। हमेशा लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना है, और ऐसी कोई भी बात है जो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, गुड रेपुटेशन को इंपेयर कर रहा हो उस बात पे आपने एंगेज नहीं रहना है। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर। इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये हो गया आपको क्या बोलो, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। तो ऊपर के 3 तो हमने लिखे हुए हैं, अब नीचे के 2 हम लिख करके उसको फिनिश करेंगे। तो चौथा है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आप क्या याद रखेंगे? तो कॉन्फिडेंशियलिटी देखो क्या है कि हमेशा आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन को, जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो तो वैसे भी अलाउड है। और तीसरा, आप शेयर कर सकते हो, लेकिन कौन से सिचुएशंस में? 2 सिचुएशन है। नंबर 1, इफ इट इज परमिटेड बाय लॉ, और दूसरा अगर क्लाइंट ने आपको ऑथोराइज किया है, ऑथोराइज बाय क्लाइंट, इफ इट इज ऑथोराइज बाय क्लाइंट, ये हो गया आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड 5th वाला पॉइंट जो है वो आएगा आपका प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि हमेशा अपने अवॉइड करना है एनी काइंड ऑफ एक्ट विच डिस्क्रेडिट योर प्रोफेशन। हमेशा कंप्लाई करना है लॉज एंड रेगुलेशंस, और ऐसे एंगेजमेंट को अवॉइड करना है जो आपके इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, और तीसरा वर्ड आ रहा है यहां पे गुड रेपुटेशन को इंपेयर कर रहा हो, को क्या कर रहा हो, इंपेयर यानी कि बाधाएं डाल रहा हो। तो ये होता है क्या बोलो आपको, एथिक्स एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसके अंदर एग्जामिनेशन में सवाल किस पे बन सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, रिटेल में सवाल बन सकता है, एमसीक्यू में सवाल आ सकते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैव सीन सो फार इन द एथिक्स एंड दिस लेक्चर। तो हमने पहले पढ़ा कि एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो एथिक्स का मतलब होता है कि देयर आर द मॉरल प्रिंसिपल्स व्हिच गाइड्स एनी इंडिविजुअल्स एक्टिविटी।
इसको ही मैं अगर प्रोफेशन में लेके आऊंगा तो वो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। और प्रोफेशनल एथिक्स की गरज क्या है कि किसी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट को करने के टाइम पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि यूजर के कॉन्फिडेंस को एनहांस करे, और यूजर के कॉन्फिडेंस को एनहांस करना है तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना होगा। चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, हमेशा आपको ये एथिक्स फॉलो करने हैं। और अगर नॉन कंप्लाई करेंगे तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। अब इसके दो अप्रोचेस है, रूल बेस्ड अप्रोच एंड प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। व्हाट इज रूल बेस्ड अप्रोच? ये थोड़ा सा नैरोवर है, सारी बातों को टिक टिक करना है, लॉज एंड रेगुलेशन आपको ये रूल्स बताता है। ये एस्टैब्लिश रूल्स को फॉलो करता है, थोड़ा सा रिजिड होता है, ये नैरो होता है। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ब्रॉडर होता है, ये आपको प्रिंसिपल, ये आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे होता है कि इसको फॉलो करना है कि नहीं करना है, और ये स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करता है। मैंने एनओसी का एग्जांपल आपको दिया हुआ था, साथ साथ मैंने आपको इसका एग्जांपल, किसका एग्जांपल दिया था मैंने आपको? मैं ही भूल गया यार। यस, मैंने एग्जांपल दिया था आपको वो पेंशन वाला, ठीक है? तो उसको याद रखना है, रूल बेस्ड एंड प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बिकॉज इस पे भी सवाल बन सकता है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में सवाल है तो यू कैन जज कि भैया इस पे सवाल बन सकता है। एंड लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर पहला आएगा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। जिसके अंदर मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो एग्जाम में सवाल बन सकता है, वो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड दी कॉन्फिडेंशियलिटी। तो व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी का मतलब होता है, दो वर्ड याद रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपका प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ड्यू टू बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा पॉइंट आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ड्यू केयर, उसके अंदर दो आता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी मतलब कि आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज और वो स्किल होना चाहिए। इट कुड बी टेक्निकल स्टैंडर्ड, इट कुड बी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट विद द क्वालिटी वर्क। एंड ड्यू केयर का मतलब होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, केयरफुली काम करना है और टाइमली बेस पे काम करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन आपने एक्वायर करी है ड्यूरिंग द ऑडिट, आपने उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो जो है उसको आप शेयर कर सकते हो, और अगर लॉ ने परमिट किया है और क्लाइंट ने ही ऑथोराइज किया है तो आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। एंड नंबर 5 है आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, कि आपने ऐसा काम अवॉइड करना चाहिए जो प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे। हमेशा लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करते रहना है, और आपने ऐसे एंगेजमेंट को अवॉइड करना है जो आपके इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और गुड प्रोफेशन को, गुड रेपुटेशन को क्या करे? इंपेयर करे। तो ये क्या होते हैं आपके? बोलो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ दी प्रोफेशनल एथिक्स। सब इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, डिटेल में सवाल बन सकता है। अगर सवाल बना तो एटलीस्ट ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स आपके आंसर में दिखने चाहिए। अगर ये वर्ड्स आपके आंसर में नहीं दिखे तो प्रोबेबली आपके नंबर कहीं ना कहीं कट सकते। ओवर जनरलाइज आंसर को नहीं करना है। सेंटेंस फ्रेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन वर्ड जो है वो यही आने चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे लिखवा के दिया हुआ है, ठीक है? इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जाके देखते हैं कि कौन कौन से सवाल बने हैं। तो पहला सवाल देखिए यहाँ पे, ब्रीफली आउटलाइन हाउ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच डिफर्स फ्रॉम दी रूल बेस्ड अप्रोच। तो आपने आंसर के अंदर ये लिखना है, क्या लिखना है? ये लिखना है। इतना लिखा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद और कोई सवाल? मैं इसके अंदर कोई सवाल नहीं है, किसी 1 पे सवाल बना हुआ है, हाँ, लेकिन आपके ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे सवाल जो है वो बन सकते हैं। इसको अपने इंपॉर्टेंट मार्क करना है। कल के लेक्चर पे हमने देखा था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हाउ एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द रिस्क। तो रिस्क कौन कौन से रिड्यूस होते हैं वो आपने यहाँ पे लिखने, कल मैंने आपको बताया था। इस पे सवाल बन सकते हैं। कुछ MCQ में सवाल देखते, कुछ है क्या? Professional skepticism includes what? Overlooking unusual circumstances, using inappropriate assumptions in determining the extent of audit procedure, overgeneralizing when drawing the conclusions from the audit observation, and being vigilant to the condition that might indicate the possibility of fraud. तो professional skepticism में क्या आता है? वैसे पहला वाला A, overlooking the unusual, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन एंड ओवर जनरलाइजिंग, ये क्या है? जिससे रिस्क कम होता है। और पॉइंट नंबर डी क्या है? बीइंग विजिलेंट टू द कंडीशन दैट माइट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए बी सी जो है ये आपके रिस्क कम होते हैं, उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करने से वो रिस्क कम होता है, ये बोला हुआ है। पॉइंट नंबर डी जो है वो उसका मीनिंग में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन
फॉर द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ऐसे सवाल आपको बनाए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग द प्रोफेशनल एथिक्स, इसमें से कौन सा पॉइंट प्रोफेशनल एथिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ड्यू केयर, जी हाँ है। इंटीग्रिटी, जी हाँ है। ऑब्जेक्टिव, जी हाँ है। सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस नहीं, ये वहां पे नहीं आता है। ऊपर के 3 आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल आते हैं। प्री कंडीशंस, SQC1, चलिए ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कुछ MCQ और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। अब इस टॉपिक के अंदर क्या बचता है? इस टॉपिक के अंदर अभी बचता है आपका SA 210 और आता है SQC1। तो कल के लेक्चर पे जब हम मिलेंगे तो इन 2 टॉपिक्स को यानी कि SA 210 को और SQC1 को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। टिल दैट टाइम एक काम करिएगा, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए इसको नोट डाउन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे विद द SA 210 एंड SQC1। मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत अब रिवाइज करके फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो बढ़िया फ्रूटफुल तरीके से आप सारी चीजों को ग्रास्प कर सकते हो। तो फटाफट से इन सारे पॉइंट्स को लिखिएगा, इट विल हेल्प यू व्हाइल योर प्रिपरेशन।